देखिए जितने भी स्टूडेंट्स कल यानी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये वीडियो देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश यानी जो आपके कल पूछे जाएंगे वो शामिल किए हैं, और साथ में पद्यांश हैं, जीवन परिचय हैं और गद्य पद्य से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कल आपको 22 फरवरी को सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए आपको अच्छे तरीके से जीवन परिचय भी लिखा गया है कि आप किस तरीके से आसान भाषा में जीवन परिचय याद कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश भी लिखा गया है जो आपको एग्जाम में कल आएगा। तो देखिए ये वीडियो आप पूरा देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप ये वीडियो आपके पास आया है तो पूरा वीडियो को देखना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए 10th हिंदी की फुल तैयारी इस वीडियो में आपकी होने वाली है, ठीक है। सब कुछ बताने वाले हैं, जो जो आपके हिंदी के पेपर में आपको तैयार करना है 22 फरवरी को, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे, पद्यांश बताएंगे, जीवन परिचय भी बताएंगे, और जितने भी गद्य पद्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, रचना हो गई, विधा हो गई, और भी संबंधित जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखना, ये महा मैराथन वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले यानी एग्जाम देने से पहले इस क्लास को पूरा देख लेना, ठीक है। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो गद्य पद्य के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाएंगे ना गद्य पद्य के क्वेश्चन, उनको देखेंगे सबसे पहले, और यहाँ से आपके 10 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर के गद्य पद्य के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों के 10 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख रचनाएं एवं उसके लेखक। देखिए ये जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रमुख रचना एवं उसके लेखक। देखो सबसे पहले जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना होती हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है उसको भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप याद करोगे जयशंकर प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं। क्या याद करोगे? जयशंकर प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं। सबसे पहली है आकाशदीप, दूसरी है इंद्रजाल, तीसरी है तितली, चौथी है कंकाल, पांचवी है आजाद शत्रु, छठी है स्कंदगुप्त, और सातवीं है ध्रुव सौमनी। यानी ये आपको जितनी भी रचनाएं दिख रही हैं ये सारी की सारी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आपको क्या करना है, ये सारी रचनाएं याद कर लेनी है कि आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, कंकाल, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव सौमनी, और यहाँ पर चंद्रगुप्त नहीं लिखी गई है। तो ये सारी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं कोई नहीं कह सकता कि ये वाली आपके एग्जाम में आएगी, ये वाली आपके एग्जाम में आएगी, ये वाली आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो देखिए जितनी भी जयशंकर प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं मैंने सारी लिख ली हैं, ठीक है। अब इन सारे को याद कर लो, जो भी आपके एग्जाम में आएगी आप आसानी से उसका लिख दोगे जा करके, ठीक है। चलो इसके बाद आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की तैयार कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं जरूर आती हैं बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए सबसे पहली है रस मीमांसा, सबसे पहली है रस मीमांसा, दूसरी है चिंतामणि, तीसरी है त्रिवेणी, और चौथी है 11 वर्ष का समय, और पांचवी आप लोगों की विचार विधि। ये 5 रचनाएं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आती हैं, और आपको देखना अधिक से अधिक जो रचनाएं विधा वाले जो क्वेश्चन हैं आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम आपको आगे बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब चलिए आपकी अगली जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अब देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। जब हम आपको MCQ करा रहे थे, यानी जब आपको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहे थे वहाँ पर, तो हमने आप लोगों को ये बहुत सारे जो लेखक हैं इन सभी की रचनाएं कराई थी MCQ में, ठीक है। तो आज देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की ये 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहले कुछ बिखरे पन्ने, दूसरी है पंचपात्र। ये 2 रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आप लोग रामधारी सिंह दिनकर की ये 3 रचनाओं को तैयार कर लेना। पहली है एक रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर रचना, ये बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये रचना पूछी ना जाए, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर, वट पीपल और उजली आग, ये 3 रचनाएं जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। भूल कर पे छोड़ मत जाना इन रचनाओं को। भगवत शरण उपाध्याय की 2 रचनाएं तैयार कर लेना। पहली आप लोगों की है ठूठा आम, दूसरी है साहित्य और कला, इन दोनों को तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का है मोहन राकेश। अब देखिए मोहन राकेश का जो ये लहरों के राजहंस रचना है ना, इसको तैयार कर लो। इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा, बहुत ज़्यादा महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के साथ साथ इनका जीवन परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इसी वीडियो में
आसान भाषा में कराने वाले हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। अब नीरजा तैयार कर लेना, इनकी अतीत के चलचित्र तैयार कर लेना, निहार का तैयार करके चले जाना। मेरा परिवार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट तैयार करके चले जाना। यामा पथ के साथी, जिसमें नीरजा, निहार, यामा अतीत के चलचित्र वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अतीत के चलचित्र 100% जरूर देखने को मिलेगी कल के पेपर में 22 फरवरी को। अब चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, जो रचनाएं आपको बता रहे हैं, जो रचनाएं आपको बता रहे हैं भाई, 2024 बोर्ड एग्जाम यानी 22 फरवरी कल के लिए एकदम समझ सकते हो वायरल हैं। सभी वायरल रचनाएं हैं, सभी को तैयार कर लेना और बोर्ड एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भारतीय शिक्षा तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनको आप लोग जल्दी से तैयार कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कहाँ मिलेगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे मिलेगी सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, आपको 100% सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है 22 फरवरी में, जो आपको तैयार करना है कल के लिए। तो चलो अब आगे देखते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट रचना है और जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं सबको मैं बताने वाला हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र की ये 3 रचना फटाक से तैयार करो, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, और गबन को भी तैयार कर लेना। ठीक है, गबन, इनकी रचना गबन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, गबन इसको भी तैयार कर लेना। जयप्रकाश भारती की ये 3 रचना तैयार कर लेना, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, राष्ट्र संघ। ठीक है, जयप्रकाश भारती की 3 रचनाएं में से सबसे पहली रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें और राष्ट्र संघ। धर्मवीर भारती की 3 रचनाएं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और नदी प्यासी थी। ये 3 रचनाएं जो कि धर्मवीर भारती की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं, इनको तैयार कर लेना। हरिवंश राय बच्चन की ये 3 रचना जरूर तैयार करके चले जाना, बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, सबसे पहली रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीड़ का निर्माण, फिर दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना भाई। जैनेन्द्र कुमार की ये त्याग पत्र रचना तैयार करके चले जाना, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था तैयार कर लेना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान तैयार कर लेना, और अमृत राय जी की कलम का सिपाही तैयार कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ, सभी का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको मैं इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पेपर जहाँ पर भी आप देने जाना, बस फ़ोन लेकर चले जाना, साथ में कुछ देर पहले, एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को खोल के देख लेना। ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है। तो देखिए, यहाँ से अब हम देखने वाले हैं प्रमुख रचनाएं एवं विधा। अब हम देखने वाले हैं प्रमुख रचनाएं और उसकी विधा देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए 11 वर्ष का समय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। 11 वर्ष का समय एक कहानी है। रस मीमांसा आप लोगों की एक आलोचना है। ठीक है, चिंतामणि आपका एक निबंध है। आकाशदीप एक रचना जो आप लोगों की कहानी विधा की रचना है। इंद्रजाल देखिए, ये भी एक कहानी विधा की रचना है। अब देखिए, पुरस्कार हो गया, तितली हो गई, इसका आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे। ठीक है, इन दोनों रचनाओं को आप हमें कमेंट करके बताओगे। जो रचनाएं हमने यहाँ पर छोड़ रखी हैं, ठीक है, उनका आप हमें कमेंट करके बताओगे ये कौन विधा की रचना है। ठीक है, पुरस्कार देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, अब आपको कमेंट करके बतानी है। किताब से देखो, गूगल से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढकर जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, तितली कमेंट करो। फिर आगे देखिए, कंकाल आपका एक उपन्यास है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आप सभी लोगों को पता है क्या है, आप बताने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको कमेंट करके बताना है। सभी को पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और आजाद शत्रु तीनों के तीनों नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के। तो भैया जो रचना हमने आपको कमेंट के लिए बताई हैं कि आपको कमेंट करना है, उनको आप कमेंट करके हमें तुरंत बताइए। अब देखिए, एक घूंट जो कि एक एकांकी है। कुछ बिखरे पन्ने जो कि एक निबंध है, इसको तैयार कर लो। ठीक है, तो बस आपको विधा के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो आपको तैयार करके जानी है। अब जल्दी से इन रचनाओं को तैयार कर लो, वरना आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ रह गई आप लोगों की विधा की रचनाएं हैं, जैसे कि उजली आग आपका एक निबंध है। अर्धनारीश्वर जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, एक निबंध है। खून के छींट ये भी एक निबंध है, और अथाह सागर ये भी एक निबंध है। तो इसको तैयार कर लेना। तो यहाँ से आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी विधा थी और उनकी रचनाएं, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचना की जो विधाएं थी मैंने सारी करा दी। आपको बस इतनी ही विधाएं तैयार कर लेनी है रचनाओं की, बस आपको यहीं से जितनी भी विधाएं हैं सब यहीं से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाहर कोई विधा नहीं आएगी आपकी। चलो फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का देखा जाएगा। कितना नंबर? 3 नंबर देके जाएगा। और 3 नंबर में आप सभी लोगों को पता है, सॉरी 3 नंबर नहीं, ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर? 5 नंबर, क्योंकि जीवन परिचय है और जीवन परिचय आपके परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले हम बताने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब आपको ये जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे लिख के आना है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 में 5 नंबर मिले, तो ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इनकी जन्म हेडिंग बनानी है। जन्म हेडिंग लगाने के बाद में आपको पिता, जन्म स्थान, मृत्यु और इनकी कुछ रचनाएं, इनको सबसे पहले आपको लिख देना है। अब जब जैसे ही आप सबसे पहले इनको लिख देंगे, एग्जामिनर इसको देखेगा और वो समझ जाएगा ये एक टॉपर स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं इसने आगे जो कुछ लिखा होगा वो भी बहुत ही अच्छे से लिखा होगा और आपकी वो कॉपी ज़्यादा चेक भी नहीं करेगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में आप कैसे लिखोगे जीवन परिचय कि भाई जन्म जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी का हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। पिता, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, जन्म स्थान तो अगोना बस्ती का जिला, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इस तरीके से लिख दोगे। देखिए मृत्यु इनकी आप लिखोगे 2 फरवरी 1941। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिनको मृत्यु और जन्म याद नहीं रहता है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो में मैं जितनी बार आपको जन्म और मृत्यु बता रहा हूँ आप अपने माइंड को खोल करके सुनना। इनका जो जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। और अगर हम इनकी रचनाएं की बात करें तो देखिए रस मीमांसा, चिंतामणि और त्रिवेणी, शुरुआत में आपको ये 3 रचनाएं लिख देनी है और जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा इतना देखने के बाद आपको वो फुल नंबर दे देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप रचनाएं लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। ठीक है, अब जीवन परिचय में आप क्या लिखोगे? आप जीवन परिचय में इस तरीके से लिखोगे कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे इनका जन्म अगोना नामक ग्राम में, ठीक है ना, जो अगोना था उस गांव में हुआ था। 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिख देना है अगोना और इनके जन्म स्थान को। आगे आप लिख दोगे कि रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और वहीं हमीरपुर में अपनी शिक्षा प्राप्त की। आगे आप लिखोगे कि 1921 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की शिक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, एंड फिर इसके बाद आप आगे लिखोगे कि रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन किया और श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत या फिर कह सकते हो देहावसान हो गया। मतलब इनकी जो मृत्यु थी वो 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनको जीवन परिचय लिखने में दिक्कत होती है कि हमें भैया सरल जीवन परिचय चाहिए, तो भैया इतनी आसान भाषा में सरल जीवन परिचय आपके लिए लिखा गया है। बस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देख लेना। आप लोगों के यहाँ से 70 में 70 नंबर क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना। 2024 यानी कल के पेपर में 22 फरवरी को आपको ये जरूर देखने को मिलेगा आपके सेट में। ठीक है, अब आप लोग काम करिए, एक और जीवन परिचय देखिए। ठीक है, तो देखिए इसकी रचनाएं रह गई थी। हालांकि हमने शुरुआत में कुछ रचनाओं के बारे में बात कर चुके थे, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो। तो रस मीमांसा लिख लेना, त्रिवेणी लिख लेना और चिंतामणि और रस मीमांसा तो हो गई। तो ये त्रिवेणी, चिंतामणि और रस मीमांसा, ये 3 रचनाएं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिख देनी है। अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 से 3 4 और लिख देना। मतलब मिनिमम आप 3 से 4 तो लिख कर ही आना। ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं लिखोगे तो उससे अच्छा है कि भाई 3 से 4 तो मिनिमम लिख ही देना। ठीक है, तो इतनी रचनाएं आप याद कर लो। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला जीवन परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पेपर में जो मैंने 2 लेखक के जीवन परिचय बताए हैं 100% आपके फंसेंगे आपके सेट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करना है।
देखिए ऐसे लिखोगे कि इनका जो जन्म था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी था। ठीक है, पिता इनके देवी प्रसाद थे। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, रचनाएं की अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, अजात शत्रु हो गया, ठीक है, इंद्रजाल होगी, कामायनी, ये सारी रचनाएं आपके जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, इरावती भी इनकी रचना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ठीक है, और आपकी इंद्रजाल, इरावती, कामायनी, ठीक है, ये सारी रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जीवन परिचय में आप क्या लिखोगे। आप लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था और इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। और आगे देखिए, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। यानी कि जो इनकी शिक्षा थी जयशंकर प्रसाद जी की, वो घर पर ही इन्होंने प्राप्त की थी। कोई भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है, गारंटी कह रहा हूँ ये 2024 यानी आपको कल के पेपर में आपके सेट में जरूर देखने को मिलेगा। बस इस जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और पेपर से पहले इसी तरीके से तैयार करके चले जाना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे देखिए, 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया और इनका जीवन काशी में बीता। और आगे आप लिख दोगे कि आगे आप लिखोगे कि टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। देखिए ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया ना, अगर आपने शुरुआत में केवल इतना लिख दिया ना जो मैंने यहाँ पर शुरुआत में लिखा है, बस एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर इंप्रेस हो जाएगा और आपको फुल नंबर देगा। बस गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो देखिए आप लोग काम कर सकते हो कि लास्ट में रचनाएं हेडिंग लगाकर सबसे पहले नाटक हेडिंग बनाओगे उसमें। ठीक है, नाटक हेडिंग बनाओगे, फिर कहानी संग्रह हेडिंग बनाओगे और उपन्यास हेडिंग बनाओगे। और सबसे पहले लिखोगे नाटक में कि स्कंदगुप्त और अजात शत्रु और चंद्रगुप्त भी आप लिख सकते हो जो कि इनके फेमस नाटक हैं। कहानी संग्रह में इंद्रजाल लिख दोगे, कंकाल और तितली इनके उपन्यास हैं, ये लिख दोगे। ठीक है, और इस तरीके से देखिए आप लोगों के लेखक के हमने आपको बताए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में बताए गए दोनों जीवन परिचय को अच्छे से तैयार करके चले जाना और बस आपके पेपर में एक जीवन परिचय आपको रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जाना और अच्छे से छाप के चले आना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि के जीवन परिचय के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया थी लेखक के जीवन परिचय और अब हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि के जीवन परिचय। यानी यहाँ पर देखिए हम आपको बताने वाले हैं कवि के जीवन परिचय और ये जीवन परिचय भी आपके परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के। तो देखिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय और इसके बाद में हम आपको बताएंगे आगे देखिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, तो देखिए सूरदास का जीवन परिचय ऐसे लिखोगे कि इनका जो जन्म था 1478 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख दोगे 1478 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे देखो इनका जन्म स्थान रुनकता नामक गांव था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को हुई थी। रचनाएं कौन सी इनकी थी? तो सूरसागर हो गया, सूरसारावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया। तो इतनी चीज़ें अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, गुरु कौन थे, मृत्यु कौन थी, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, एंड रचनाएं लिख दोगे, फाइनली आपका पूरा जीवन परिचय का इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर जो पहली इंप्रेशन में आपका जो जीवन परिचय देखेगा और फिर आपको यहाँ से नंबर देना शुरू कर देगा। भर भर के नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से जीवन परिचय लिखा। ठीक है, आगे जीवन परिचय आप अंदर लिखोगे कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और सूरदास जी संगीत में ज़्यादा शौक रखते थे। ठीक है, और सूरदास जी बचपन से ही गऊ घाट पर रहने लगे और वहीं संगीत किया करते थे। ठीक है, आगे देखिए एक बार सूरदास ने वल्लभाचार्य को एक पद सुनाया जिस पर वल्लभाचार्य प्रसन्न होकर सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। यानी सूरदास जी को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य से मिले थे और उन्होंने मिलकर उन्हें एक पद सुनाया, अपना पद, स्वयं का पद वल्लभाचार्य को सुनाया, जिसका पद सुनने के बाद वल्लभाचार्य उनके उस पद को सुनकर इंप्रेस हो गए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अब आगे लिखोगे कि सूरदास जी की मृत्यु परसौली में 1583
ईस्वी में हुई। तो फाइनली इस तरीके से पूरा जीवन परिचय जो है कंप्लीट हो चुका। अब आपको कुछ नई रचनाएं लिख देनी है और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए रचनाओं में आप इस तरीके से हेडिंग लगा लेंगे, आप इस तरीके से एक हेडिंग लगाएंगे अलग से रचनाएं, और उसमें देखिए मैंने 2 रचनाएं लिखी हैं, आप यहाँ पर 3 रचना लिख देना, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है, और 3 रचनाओं को लिख देना और पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोगों का यहाँ से एक जीवन परिचय और मैं बता देता हूँ, और फिर यहाँ से आपके पूरे 5 लेखक में और 5 कवि में 10 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लगाइए, हेडिंग लगाइए, और कैसे लिखना है आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप शुरुआत में इनका जन्म, मृत्यु, माता का नाम और रचनाएं ये सब लिख दोगे। तो सबसे पहले जन्म में आप लिखोगे कि 24 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। माता का नाम हेम रानी था और पिता का नाम इनका लिख देना, हालांकि मैंने नहीं लिखा है, भूल गया मैं, तो पिताजी का नाम भी आप यहाँ पर इनके लिख देना। बाकी रचनाएं निहार, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ठीक है, इंद्रजाल, बहुत सारी इनकी कहानी थी, तो उनकी रचनाएं आप महादेवी वर्मा की लिख देना। शुरुआत में अगर आपने इस तरीके से लिखा तो बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे पहले जीवन परिचय में आप लिखोगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। देखिए बहुत आसान लैंग्वेज है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और उनकी माता का नाम हेम रानी था। 9 वर्ष की उम्र में महादेवी वर्मा का विवाह स्वरूप नारायण से ही हो गया, किंतु विवाह के कुछ समय बाद उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और माता का साथ मतलब माता का साया सिर से उठ जाने पर, यानी जो माता थी कहीं ना कहीं उन माता के गुजर जाने के बाद, यानी माता का साया सिर से उठ जाने पर भी महादेवी जी ने अपना अध्ययन जारी रखा, ठीक है, और पढ़ने में और अधिक मन लगाया। आगे देखिए, महादेवी की सर्वप्रथम रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं और महादेवी वर्मा को शेख सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे आप लिख दोगे कि महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, इतना आप लिख दोगे, केवल इतना बस, और जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है जीवन परिचय। अगर आप देखोगे तो शुरुआत में बस मृत्यु के बारे में, जन्म के बारे में, जन्म के बारे में इतना बताया गया, उनकी थोड़ी जानकारी दी गई, एंड उनके माता पिता के बारे में कुछ बताया गया, कुछ शिक्षा के बारे में कुछ बताया गया, और कुछ उन्होंने जो प्राप्त किया उसके बारे में बताया गया, और बस यही चीज़ें तो आपको लिखनी है, ठीक है। इतना आप जीवन परिचय में लिख दोगे। फिर आगे आप लिखोगे, देखिए आगे आप इसमें लिखोगे इतना, इसकी रचनाएं में आप देखिए निहार लिख दोगे, मेरा परिवार लिख दोगे, नीरजा लिख दोगे, पथ के साथी लिख दोगे, दीपशिखा और यामा, इतनी रचनाएं इनकी लिख दोगे। और एक चीज़ मैंने इनकी छोड़ दी है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, तो मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। तो आप लास्ट में यहाँ लिख दोगे कि महादेवी वर्मा जी की मृत्यु, अतः महादेवी वर्मा जी की मृत्यु या फिर देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। फाइनली इस तरीके से पूरा जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको 5 नंबर कवि में प्लस 5 नंबर आपको लेखक में मिलेंगे और 10 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए, 10 नंबर आपको हम गद्य पद्य के प्रश्नों में कंप्लीट करा चुके थे। फाइनली 20 नंबर आपको इस वीडियो से पक्के हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो आपको कल यानी कल के पेपर में 2024 में, ठीक है, कल यानी 22 फरवरी को कल के पेपर में आपको जो गद्यांश रूबहू एकदम देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला गद्यांश आपको ये मिलेगा देखने को कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसको देख लेना है। अब अगर आपके बोर्ड परीक्षा में ये वाला गद्यांश आ गया तो इसके प्रश्न देखिए इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। 2 प्रश्न तो श्योर हैं, तो आते हैं हर एक गद्यांश में, लेकिन तीसरा वाला प्रश्न जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि हर बार बदल बदल के पूछ दिया जाता है।
तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि भाई 3 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। लास्ट वाले प्रश्न के लिए 3 प्रश्न लिए हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, या करके ऐसे पूछा जा सकता है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम होगा, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन आपको ये अलग है कि कुसंग और संगति में क्या अंतर है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। यानी ये वाला जो हमारा गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इस गद्यांश के लेखक कौन हैं, और फिर हम इसकी व्याख्या के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको हेडिंग लगाएंगे संदर्भ, और संदर्भ में इस तरीके से आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित है। गद्य खंड में से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऐसे लिखोगे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से पूरा आप संदर्भ लिख दोगे, ठीक है। और अगर आपको देखो संदर्भ आपको प्रत्येक इसी तरीके से लिखना है। अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बदलेगा तो वो नेम बदलेगा, चैप्टर का नेम और लेखक का नेम, बाकी पूरा वही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख दोगे और आगे हम बात करते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या की। देखिए अब आप लोगों को हम बताने वाले हैं इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको कैसे करनी है। देखिए जहाँ जहाँ पर ये हमारी अंडरलाइन है ना, जहाँ जहाँ पर ये हमारी अंडरलाइन है, केवल उतने की हमको व्याख्या करनी है। इसी का मतलब होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे रेखांकित अंशों की व्याख्या और आप उसमें लिखना शुरू करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है। देखो हर एक गद्यांश में आपको शुरुआत में ये जरूर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि बुरी संगति का प्रभाव सबसे भयानक होता है। बुरे और गलत लोगों की संगति घातक बुखार की तरह होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर, यानी जिस प्रकार जो भयानक बुखार होता है, खतरनाक बुखार, व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी गुण नष्ट हो जाते हैं तथा उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है, ठीक है। आगे देखिए मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। खराब संगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी, आगे आप लिखोगे कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे बढ़ने नहीं देता है बल्कि उसकी गति को अवरोध करता है। तो देखो जहां जहां पर आप लोगों के रेखांकित अंश दिया रखा था ना, जहां जहां पर रेखांकित अंश, आप देखिए कि गिराती गड्ढे में गिराती जाएगी, तो यहाँ तक आपका सिर्फ और सिर्फ रेखांकित था, बस यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। इतनी व्याख्या आपको मैंने बता दी। देखिए पूरी व्याख्या मैंने आपको बता दी है, अगर आपने शुरुआत से वीडियो को देखा है तो पूरी व्याख्या मैंने आपको बता दिया। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। एक जो बुरी संगति होती है वो कहीं ना कहीं हमारे खराब बुखार की तरह होती है। जिस तरह हमारा जो भयानक बुखार, भयानक ज्वर होता है, हमारे सब कुछ यानी हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है, ठीक है। हमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ना तो हम चल सकते हैं ना तो फिर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसी तरीके से एक जो कुसंगति जो होती है, खराब संगति, वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। अगर हमारी संगति अच्छी होती है तो हम हर जगह जा सकते हैं, ठीक है। हर लोग हमसे अच्छे से बोलेंगे और हम हर एक काम बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर संगति अच्छी नहीं है तो हम अच्छे काम नहीं करेंगे, सब काम बुरे करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको पूरा गद्यांश मैंने आपको पूरा इसका व्याख्या बता दिया है, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं इसके आगे के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं प्रश्न दिखा देता हूँ कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न था कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुसंग जो होती है, कुसंगति, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इन दोनों का आंसर एक है। तो देखिए ऐसे लिखोगे कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। गलत लोगों की संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि, आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे, उचित और अनुचित की समझ को खो देता है और धीरे धीरे पतन की ओर अर्थात
अंधकार की ओर जाने लगता है। और इसी तरीके से आप लोगों का इसका जो दूसरे वाले का आंसर होगा वो भी पहला वाला आंसर ही होगा। अब देखिए लास्ट वाला आंसर लिखा था क्वेश्चन था आपका कि कुसंग और कुसंगति में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखोगे कि कुसंगति पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, किंतु अच्छी जो संगति होती है वो सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। बस इतना लिख दोगे और पहला पूरा गद्यांश आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरा गद्यांश पहला वाला समाप्त हो जाएगा। जो आपको मैंने पहला वाला गद्यांश समझाया है वो पूरा समाप्त हो गया। यानी कि ये वाला जो पहला वाला गद्यांश था आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको चलिए हम दूसरा गद्यांश बताते हैं, इंपॉर्टेंट दूसरा गद्यांश। अगला आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा गद्यांश और पहला वाला गद्यांश ये बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। सेकंड हमारा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 यानी मित्रता से लिया गया है और ये भी आपके एग्जाम में आएगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। बस इतना, आपको इतने की केवल व्याख्या करनी है, यहाँ तक कि बस आगे आपको बस इसको पढ़ना है केवल। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है और अच्छे से अच्छी, हाँ तो आगे देखिए, अच्छे से अच्छे माता सी धैर्य और कोमलता होती है और ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखो इस गद्यांश में ये समझाया गया है कि भैया एक जब अच्छा मित्र मिल जाता है तो वो हमारे अंदर क्या क्या चेंज लाता है। ठीक है, और एक बुरा मित्र मिल जाता है तो वो हमारे अंदर क्या क्या चेंजमेंट लाता है। तो इसके अंदर प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है एग्जाम में कि संदर्भ लिखो। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखो। और तीसरा प्रश्न बदल जाता है, इसमें पूछा गया है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो आइए तीनों को क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है संदर्भ कैसे लिखोगे। तो देखो वही संदर्भ है जो पहले वाला था। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंडित से संकलित है और ये जो चैप्टर है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसको नोट कर लो फटाक से। अब हम आपको बताने वाले हैं इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो आप रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है और उसी प्रकार ठीक है विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व जो भी हमारे अंदर दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्त दिलवाता है। यानी एक अच्छा मित्र जब मिल जाता है तो जो भी हमारे अंदर के दुख होते हैं उन सभी दुखों को वो दूर कर देता है और सही राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करने लगता है। जहां हम गलत काम करते हैं वो हमें मना करता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताई गई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों और गुणों बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। ठीक है, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाएं। ठीक है, बचाते रहें। हमारे मन से सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। जब हम किसी गलत या राह पर चले तो वह हमें दृढ़ करें तथा सही राह पर चलने के लिए अतोत्साहित करें। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर व्याख्या में लिखना है। देखो शुरुआत की यहाँ पर व्याख्या थी, इतने की सबसे पहले हमें व्याख्या करनी थी, यहाँ से लगा करके यहाँ तक व्याख्या करनी थी। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है कि गद्यांश दे दिया जाता है और गद्यांश में कभी कभी यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या करनी होती है और बीच में व्याख्या नहीं करनी होती है और लास्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या करनी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1 बना के सबसे पहले ऊपर वाले की व्याख्या कर लोगे, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 बनाकर नीचे वाले की व्याख्या कर लोगे। इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट बना लोगे। जैसे कि देखो सेकंड पॉइंट है
और इसके बाद आप यहाँ से व्याख्या इसकी करना शुरू कर दोगे कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो यहाँ से देखो, ऐसे लिखोगे कि लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। ठीक है, एक सच्चा मित्र जो होता है कुशल वैद्य यानी कुशल यानी एक अच्छे डॉक्टर के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर उसके रोग का पता लगा लेता है, यानी जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो दूर से ही देखकर रोगी के अंदर कौन सा रोग है उसका पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा और अच्छा मित्र अपने दोस्त के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसका सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों व धैर्य को स्वयं सहन करती है तथा पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से समझाकर बुझाकर उसे सही राह पर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले गद्यांश में लास्ट वाले व्याख्या में बताई गई हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के जो आप लोगों का जो यहाँ तक गद्यांश था यानी कि यहाँ तक गद्यांश जो था यहाँ तक पूरा मैंने करा दिया। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न था कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो इसका देखिए आंसर कैसे लिखोगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से बचाएं, उसकी बजाय सही कार्य करने के तथा सही राह पर चलने के लिए हमें दृढ़ प्रेरित करें। इतना आप लिख दोगे इस वाले आंसर में कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, इतना लिख दोगे। जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, कल के पेपर में इसको जरूर तैयार कर लेना इस वाले गद्यांश को। ठीक है, चलो अब आप लोगों को एक और गद्यांश बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप लोगों का ये नेक्स्ट चैप्टर से लिया गया गद्यांश है जो कि हमारा है भारतीय संस्कृति। अब इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण गद्यांश है, चलो देख लेते हैं। गद्यांश है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों की भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वहीं से शक्ति का परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। इसकी पूरी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेना कौन सा गद्यांश है। एंड जब आपकी रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है तो आपको केवल जितने में अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करनी, जैसे यहाँ से लेकर के केवल आपको यहाँ तक व्याख्या करनी है। तो चलो करते हैं इसकी व्याख्या। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ प्रश्न कौन से आए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न वही कि गद्यांश का संदर्भ लिखो। सेकंड आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है। तीसरा प्रश्न है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में कैसी शक्ति दे रहा है। तो देखो सबसे पहले संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। तो देखो बाकी सारी चीज़ें आप वही लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित है और किस पाठ से है तो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पाठ ये है, लेखक ये हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे लिखोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि भाई चलिए सबसे पहले रेखांकित अंशों की व्याख्या बताते हैं। देखो ऐसे यहाँ पर देखो आज क्या हो रहा है भाई, यहाँ से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताना चाहते हैं कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। यानी जैसा कि आप देख सकते हो कि आज के समय में विज्ञान प्रत्येक मनुष्य को, हर एक मनुष्य को जो पृथ्वी में उपस्थित है, सभी प्रकार से उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हर एक प्रकार से आप मोबाइल फ़ोन ले लो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो विज्ञान के ज़रिए ही कर रहे हो। कोई अगर कहीं पर जा रहे हो तो भी विज्ञान की बनाई हुई चीज़ के द्वारा जा रहे हो। अगर आप ये पेन जो है ना, कहीं ना कहीं ये पेन ये भी आप लोगों का विज्ञान के जरिए ही है। ठीक है, परंतु उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। लेकिन ऐसा आज के समय में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसका उपयोग अपनी शक्तियों को दिखाते हैं और उन शक्तियों का उपयोग करके दूसरे समूह के लोगों को गिराने में करते हैं। और वही चीज़ सेम दूसरे लोग दूसरे पहले वाले को गिराने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब हमने कोई एक चीज़ बनाई, अब हमने जो चीज़ बनाई है हम कोशिश करते हैं कि ये ऐसी चीज़ बने तो जो कहीं ना बनी हो। बस इसी में क्या होने चलता है, फिर इसी में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे एक प्रकार की फाइट की रणनीति बन जाती है। तो आपको इतना यहाँ पर कर देना है। आगे देखिए,
हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों की भी हाथ रखना होगा। मतलब हमें कुछ ऐसे साधन भी बनाने हैं कि जो ये सारे गलत कामों को दृढ़ करें। मतलब हमें कुछ ऐसे साधनों को भी बनाना है जो हमारी रक्षा भी करें और कहीं ना कहीं हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करें। ठीक है, तो फाइनली इतनी आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या लिख देनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, बस इतने में आपको लिख देनी है। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका था कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में कैसी शक्ति दे रहा है, तो इसका आंसर लिख दोगे कि आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है, जिसका कुछ लोग सकारात्मक यानी गलत उपयोग कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग इसका मतलब कुछ लोग सही उपयोग कर रहे हैं और कुछ नकारात्मक यानी कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। बस इतना लिख दोगे। बस इतने से लिखने के बाद ये पूरा गद्यांश आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। उम्मीद है ये वीडियो में बताए गए क्वेश्चन आपको 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।